बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और उस संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, फिर बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। और इस तरह एक बार फिर बीजेपी ने चौंकाया। करीब एक हफ्ते से चल रहे कयास, अटकलों और चर्चाओं के दौर के बाद जब उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया तो किसी को इस नाम की उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। संघ और बीजेपी के खाटी चेहरे का नाम घोषित हुआ, जिसका प्रस्ताव शिवराज सिंह चौहान ने रखा। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। बीजेपी के मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक समीकरण देखे जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। आने वाले 10 साल की सोच लगती है। संघ के काफी करीबी रहे हैं मोहन यादव। संगठन के नीचे से निकल कर आए हैं और मालवा का दावा इस बार मजबूत था क्योंकि वहां से काफी सीटें बीजेपी ने जीती हैं। मोहन यादव के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी में बधाई और शुभकामनाओं का दौर भी शुरू हुआ। बीजेपी के दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी। मोहन जी बहुत ऊर्जावान हैं, महाकाल के नगरी के हैं और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि मालवा के माटी के एक लाल को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल का नेता चुना है। जितने भी वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं सरकार बनने के पहले, वो सारे के सारे वायदे पूरे होंगे और पूरा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। 3 बार के विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने सियासत के नए अध्याय की शुरुआत की है। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। यानी ओबीसी सीएम, एससी और ब्राह्मण डिप्टी सीएम के साथ सवर्ण विधानसभा अध्यक्ष के जरिए जाति समीकरण साधने की कोशिश हुई है। सत्ता के इस बैलेंस के साथ बीजेपी 2024 में मैदान में उतरेगी। वहीं कैबिनेट को लेकर भी बीजेपी इसी संतुलन के साथ नजर आ सकती है। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी ने बैलेंस बनाने के लिए संघ के करीबी चेहरे को सीएम चुना है? सवाल नंबर 2, शिवराज समेत केंद्र के दिग्गज चेहरे किस भूमिका में नजर आएंगे? सवाल नंबर 3, क्या कैबिनेट बंटवारे में भी जातीय संतुलन स्थापित किया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारी खास पेशकश आज का मुद्दा में मन में मोहन। जी हां, एक बड़ा फैसला जिसकी हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा निर्णय होने वाला है मुख्यमंत्री का, और वो निर्णय हुआ और उसी के साथ चौथी पीढ़ी, जिस तरह वीडी शर्मा जी को जब जवाबदेही दी गई प्रदेश अध्यक्ष की, तो ये कहा गया कि चौथी पीढ़ी, लेकिन चौथी पीढ़ी थी, मुख्यमंत्री थे तीसरी पीढ़ी। और इसके साथ उस पीढ़ी को जो 60 से कुछ कम है, उस पीढ़ी को मौका देकर बीजेपी ने ये बताया है कि अब हम एक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष से हुई और अब मुख्यमंत्री के साथ हमने उसको पूरा किया है। यानी इसकी झलक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैबिनेट में भी मिल सकती है, जहां हमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे जो चेहरे शायद पहले इस दायित्व तक नहीं पहुंचे हों। हालांकि ये बात अभी अनुमान के दायरे में है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष और 2 डिप्टी सीएम की अभी ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन बैठक के अंदर से जो खबरें निकली हैं कि ये चर्चा हो चुकी है कि ये दायित्व इन संबंधित नेताओं को, नरेंद्र सिंह तोमर जी, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा जी को दिया जा सकता है। ये बात सामने आई है, लेकिन बड़ा प्रश्न अभी यही है कि इसके ज़रिए मैसेजिंग क्या है। मैसेजिंग साफ है
कि मध्य प्रदेश में अब नई पीढ़ी नेतृत्वकर्ता पीढ़ी होगी और यही पीढ़ी फुल फ्लेज्ड तरीके से 2028 और 29 के लोकसभा में अपने पूरे जो एक कहना चाहिए कि रोब दाब के साथ सामने आएगी। यानी अब फ्यूचरिस्टिक जो दायित्व हैं वो मोहन यादव जी और वीडी शर्मा जी की पीढ़ी के पास ही होंगे। इसीलिए यह अनुमान हमारा है कि कैबिनेट में भी अब झलक आपको मजबूती से देखने को मिलेगी युवा पीढ़ी की। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनकी तरफ चलिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत स्वागत करता हूं। बधाई उनको कि नया मुख्यमंत्री जो है वो मिल चुका है पार्टी को। उनको बहुत नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष है, स्पोक्स पर्सन है, चुनाव के स्ट्रेटजिस्ट हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। युवा नेता हैं संभावनाशील कांग्रेस के। मनोज सैनी हैं, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, दिन भर मोर्चा संभाला उन्होंने बीजेपी के लिए। और मेरे बाईं तरफ है संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, पहली टिप्पणी मैं आपकी ही लेते हुए आगे बढ़ूंगा। किस तरह आप देखते हैं जिस तरह का ये फैसला हुआ है, एक पीढ़ी बदल का ये फैसला है और चौथी पीढ़ी की तरफ जिस तरह बीजेपी आगे बढ़ी है, किस तरह से आप देखते हैं और क्या आप महसूस करते हैं कि ये चीज़ अब बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी और अब जो शिवराज जी की पीढ़ी है जिसमें प्रहलाद जी भी हैं, नरेंद्र सिंह जी भी हैं, नरेंद्र सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष की श्रेणी में अगर आते हैं तो ये भी अपने आप में ये बताता है कि एक महत्वपूर्ण संदेश इसके पीछे भी है कि वरिष्ठ नेता अब एक तरह से कस्टोडियन की भूमिका में भी हो सकते हैं। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं इस पर, किस तरह देखते हैं आप? देखिए शरद जी, बीजेपी बहुत आगे की प्लानिंग करके चलती है। हम लंबे समय से ये चीज़ देख रहे हैं कि वो आने वाले 2 दशक में उनकी पार्टी की राजनीति कैसी होगी, इस दिशा में वो काम करते हैं। जब शिवराज जी को ये कमान सौंपी गई थी, उससे पहले उमा जी को जब कमान सौंपी गई थी, तो वो यही लक्ष्य था उनका कि आने वाले 2 दशक तक हमारी राजनीति बेहतर तरीके से चले। मोहन यादव को बना के भी यही संदेश दिया गया है। एक तरफ जैसा आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को बनाया गया, तो वो चौथी पीढ़ी की बात थी। अब उन्हीं के ही समकालीन या उन्हीं के हम उम्र कहें मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई। तो ये संकेत और संदेश है कि आने वाले 2 दशक की पार्टी ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जहाँ तक आपने वरिष्ठ नेताओं की भूमिका का सवाल बात कही है, स्वाभाविक सी है बात है कि एक सवाल तो उठेगा क्या भूमिकाएं इनको दी जाएंगी, क्योंकि एक साथ 5-7 बड़े नेता जीत कर आए हैं। क्या इन्हें फिर केंद्र में शिफ्ट किया जाएगा या इनमें से कुछ लोगों को फिर लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा, या इन्हें जैसे विधानसभा अध्यक्ष की बात चल रही है नरेंद्र सिंह तोमर को या प्रहलाद पटेल को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। मुझे लगता है कि इन नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी देने के मामले में पार्टी विचार भी कर रही होगी। लेकिन जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है तो आपको यही तस्वीर, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें भी ये तस्वीर नजर आएगी कि नई पीढ़ी ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि विधायक भी बड़ी संख्या में इस उम्र के आए हैं। चलिए अवनीश बुंदेला जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। कैसे देखते हैं आप? पार्टी का मसला आपका नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का इंतज़ार आपको भी था कि आखिर आमने सामने के लिए सदन से लेकर सड़क तक वो कौन सा चेहरा होगा जिससे कांग्रेस अब रूबरू होगी। जी, सबसे पहले देखिए आज वो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। ये देखिए, मुख्यमंत्री जब किसी भी पार्टी का हो बनता है तो सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता, वो एक पूरे राज्य का होता है, वो हर पूरी जनता का होता है। 7.5 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव जी, तो उनको बधाई देता हूँ। लेकिन शरद जी, बड़ा चौंकाने वाला निर्णय तो है। मतलब ये साबित होता है कि भाजपा में अब योग्यता पैमाना कितना है, क्या ये तो वो ही जाने, क्योंकि कई सारे बड़े कद्दावर नेताओं को आप दिल्ली से लेकर आए थे, जो केंद्रीय मंत्री भी थे, सांसद भी थे, उनके इस्तीफे भी मंजूर हो गए। अब ये भगवान ही जाने उनकी भूमिका क्या रहेगी और वो कैसे कोऑर्डिनेशन बिठा लेंगे मोहन यादव जी से और अन्य लोगों से, नरेंद्र सिंह तोमर हों, चाहे प्रहलाद पटेल जी हों, राकेश सिंह जी हों, फग्गन सिंह कुलस्ते, कई बड़े बड़े जो लोग थे, कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे वो ही जाने। लेकिन हाँ शरद जी, मैं इतना कहूँगा, भाजपा में आज मोहन यादव जी को आप बनाया है। कई सारे ऐसे दाग हैं जो मोहन यादव जी को भविष्य में शायद उनके जवाब देना पड़ेंगे शरद जी।
चाहे आप देखें सिंघस जमीन का जो लैंड यूज़ की बात उसमें इनके परिवार के लोगों के नाम है, ये सवाल रहेंगे शरद जी। आगे भविष्य में ये सवाल कई बार उठेंगे। हम विपक्षी दल है, आज हम बात नहीं कर, लेकिन हाँ कल हो सकता है इन सवालों को हम आरोप के रूप में हमें गढ़ना पड़ेगा, मढ़ना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी कि साहब इसमें भी आपके कई ऐसे वक्तव्य हैं, वीडियो हैं यूट्यूब पे मौजूद हैं जिसमें मोहन यादव जी जो आज मुख्यमंत्री बने हैं कम से कम उस गरिमा के हिसाब से नहीं, लेकिन फिर भी आज उनका दिन है शरद जी, तो मैं उनको बधाई देता हूँ और ईश्वर करे, बाबा महाकाल करें कि पूरी शक्ति से इस प्रदेश का विकास करें, अच्छे से काम करें, जनता का विकास करें और उनको पूरी सरकार का सहयोग मिले। और विपक्ष के नाते हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि उनको हर स्तर पर लगेगा कि जहाँ विपक्ष को सहयोग करना चाहिए शरद जी, हम उनके साथ हैं। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए, आज बहुत प्रसन्नता का विषय है। हम बहुत दिनों से शरद जी इन सब बातों का इंतजार भी कर रहे थे। मनोज जी भी उज्जैन होके आए हैं और 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं बहुत समग्रता से चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ। तो अप्रत्याशित हमारा रिजल्ट परिणाम रहा और कांग्रेस ने तो वो भी नहीं सोचा था, तो इसलिए हमको कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हमें ये मालूम था कि हमें ये नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि जो भी होंगे उनको हम जानते होंगे। तो ये तय बात थी, कोई अननोन फेस नहीं हुआ करते। दूसरी बात, आज एक बहुत अच्छी बात क्या है कि बड़े लोकतांत्रिक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो नया हमारा निर्वाचित विधायक मंडल रहा है, विधायक दल जो रहा है, उसने बड़े आकांक्षी रूप से आज डॉक्टर मोहन यादव जी के दल के नेता होने पर मोहर लगाई है और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना दावा भी राज्यपाल महोदय के सामने प्रस्तुत कर दिया है। वे न केवल स्वयं उच्च शिक्षित भी हैं, अपितु जैसा कि माननीय कैलाश जी ने भी बताया कि बहुत समय बाद उज्जैन नगरी से एक मजबूत नेतृत्व हमको मिला है और हम तो यही मान सकते हैं कि भगवान महाकाल की कुछ इच्छा है जिसको लेकर मोहन जी आगे बढ़ेंगे। और मैंने पहले भी इस बात को कहा है शरद जी कि वी बिलीव इन कलेक्टिव लीडरशिप। तो अब सीएम इज़ ऑलवेज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो मैं चाहूँगा नहीं कि उनकी तुलना किसी से की जाए, क्योंकि आज तो मुख्यमंत्री के रूप में उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें कुछ कदम चलने दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये पीछे के अवसाद से लोग बाहर आएँ और उनकी जो नई पारी है उसका स्वागत करिए। नई पारी में मुख्यमंत्री के रूप में उनके निर्णयों का, उनकी कार्यक्षमताओं का, दक्षताओं का आप पुनः आकलन कीजिएगा, हम उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा स्पेस रखिए, मुझे लगता है, क्योंकि क्या है कि सबको काम करने देना चाहिए। 58 साल के एक युवा को आज यदि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है, और मैं अगेन रिपीट करूंगा इस वर्ड को कि ये आकांक्षी विधायक दल है हमारा 163 का ब्रूट मेजॉरिटी का, जिसने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। तो मैं तो चाहूँगा हम कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जैसे पिछले 4 कार्यकाल से हमारी यात्रा रही उसको और मजबूती से हम आगे बढ़ाएंगे। और उच्च शिक्षा नीति जो नई बनी थी शरद जी, शिक्षा नीति देश की, उसको लागू करने में उनकी बहुत महती भूमिका रही थी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। जब उस नीति की कई लोग आलोचना कर रहे थे, तब मोदी जी के साथ और हमारी भारत सरकार के साथ कदम ताल करते हुए शिवराज जी के नेतृत्व में मोहन जी ने बहुत अच्छा काम किया उच्च शिक्षा नीति को नीचे तक लागू करने में। तो मुझे लगता है देयर आर लॉट ऑफ फीदर इन हिज कैप ऑल्सो, और उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हम बहुत उत्साहित हैं इस विषय में। मनोज, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब नई कैबिनेट कैसी होगी, क्योंकि राकेश सिंह जी हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं, वरिष्ठ हैं, और या तो दिल्ली भेजने का फैसला हो सकता है कुछ नेताओं को, ये नेता फिर दिल्ली पहुंचेंगे, और भी बहुत सारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो मुझे लगता है नई कैबिनेट काफ़ी दिलचस्प होगी, उसमें काफ़ी चेहरे मुझे लगता है कि इधर उधर हो सकते हैं। शरद जी, नई कैबिनेट भी होगी और नई संसद भी बनने जा रही है। आप देखिए, जिन लोग की आप बात कर रहे हैं वो बाकायदा अपने सांसद के पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि वापसी होगी। उन्हें कहीं और बड़ी जिम्मेदारियाँ यहीं, यानी एडजस्ट तो यहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें और जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है, यहीं कहीं एडजस्टमेंट होगा उनका। लेकिन कैसे होगा, क्या कोई गृह मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा, इस तरह की चीज़ें। मोहन यादव के बारे में भी जहाँ तक जाने, मेरे बड़े अच्छे, चूँकि मैं 2003 से लेकर उज्जैन में रहा हूँ,
तो बड़े पुराने एबीवीपी से लेके संबंध रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि वो संघनिष्ठ एक कार्यकर्ता जिसे कहा जाता है। और ये माना जा सकता है कि संघ, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पहले ऐसे मिनिस्टर हैं देश के जिन्होंने जो संघ की मंशा थी, मैं सीधे तौर पर कहूँ तो उस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसीलिए चाहे संघ की बात हो, कैलाश जी से बड़े अच्छे उनके संबंध हैं, बीडी शर्मा के साथ वो लगातार रहे हैं। और एक ऐसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी मैसेज देना चाह रही थी, चूंकि पीढ़ी बदलना था कि हम पीढ़ी बदलना चाह रहे हैं, लेकिन उस कार्यकर्ता के साथ बदलेंगे जो एबीवीपी से लेकर और आज यहाँ तक की जिसने यात्रा की हो। तो ये सीधा सा उसका उदाहरण है। और यादव वोटर्स नहीं भूलना चाहिए हमें। आने वाले दिनों में लोकसभा का बड़ा चुनाव होने वाला है, ओबीसी और ओबीसी में भी यादव, मुझे लगता है तमाम तरह की चीजों को साधने का मैसेज पड़ोसी राज्यों में भी जाएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बात करें, अखिलेश यादव आप देखिए बड़ा चेहरा है। जी जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये बात उठती थी और बाबूलाल गौर जब थे मुख्यमंत्री तो इसकी काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया। हालांकि देखिए सबसे बड़ा, देखिए सर जी, इसका जो मैसेज है कैडर में है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप उसको कास्ट में मत ढूंढिए। जो इन्होंने बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो किसी भी व्यक्ति को मानेंगे डॉक्टर साहब की कैडर के बाद कास्ट भी एक इम्पोर्टेंट तो है राजनीति में, उसका महत्व तो है। कैडर फर्स्ट है, कास्ट को आप जिस भी नंबर पे रख लीजिए, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। किसी को भी बनाए, जैसे मेरे कुछ बना देंगे तो आप बोलेंगे ब्राह्मण को बना दिया, तो हर व्यक्ति के पास कास्ट तो है ही। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर से एक व्यक्ति को उठाकर ऐसा बनाया जा सकता है। इसका एक बहुत अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश में हुआ। हाँ, निस्संदेह। ये तो संदीप जी, मैं आपकी तरफ लौटूं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि एक कैडर से आने वाले राजनेता को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। किस तरह आप देखते हैं आगे चुनौतियां भी होंगी? नरेंद्र सिंह तोमर अगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हैं, विधानसभा अध्यक्ष की, और इसी के साथ मुझे लगता है कि अब प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अगर आगे जाके परिवर्तन होता है तो एक ऐसा सीजन कैंपेनर, और मुझे लगता है वो नाम भी शायद हम सबको बहुत चौंका सकता है, जो जब भी रद्दोबदल होगा तो प्रदेश अध्यक्ष में, क्योंकि सरकार को जो एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी अब उसकी तरफ देखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष का अनुभवी, सत्ता में और संगठन में दोनों में समान रूप से दखल रखने वाला अनुभवी नेता होना ज़रूरी है। क्या ऐसा कुछ हम देख सकते हैं? देखिए शरद जी, मोहन यादव की नियुक्ति से एक संदेश गया है, जो आम कार्यकर्ता होता है या कैडर में काम करता है या संघ से जुड़ा हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके अंदर एक उम्मीद जागती है। मेरा अपना मानना है कि उम्मीद जगाने वाला फैसला है। और आपका कार्यकर्ता तभी मजबूत होता है या वो जुटता है जब उसे उम्मीद नजर आती है। मोहन यादव से एक तो मैसेज ये गया है। जहाँ तक आपने बदलाव की बात कही शरद जी, मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव तक कोई ऐसा फैसला पार्टी करने जाएगी, क्योंकि आपका संगठन का जो अध्यक्ष होता है उसके अनुसार पूरी जमावट होती है, मंडल और बूथ तक उसके हिसाब से जमावट होती है। तो कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव इतना करीब हो लोकसभा का, 4 महीने 5 महीने बाद हो, तो ऐसी कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, मुझे कम लगता है। और जहां तक सत्ता और संगठन में ये दो हम उम्र लोग हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, मुझे लगता है कि दोनों मिलकर एक बैलगाड़ी को बेहतर तरीके से चलाने में सफल होंगे। मर्सिडीज कहें जी, दोनों साथी रहे जी, विद्यार्थी परिषद में सेम कैडर में सेम साथी भी रहे। मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों में समन्वय बेहतर अच्छी बात कही संदीप जी ने। डबल टीम है अब एक तरह से, जो हम उम्र हैं, एक ही संगठन विद्यार्थी परिषद, और वहाँ से निकल कर आगे आए हैं। सोच और दृष्टि संघनिष्ठ है, वो दोनों को एकजुट रखती है। तो डबल टीम बनाई है बीजेपी ने। और ये भी कहा है कि भाई पहले जो आप देखते थे कि एक वरिष्ठ नेता शिवराज जी के पास गुरु भाई हैं दोनों। जी हाँ, गुरु भाई दोनों गुरु भाई हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अवनीश जी। शरद जी, अगर मैं 4 दशक की बात करूं मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो 3 सफलतम मुख्यमंत्रियों के नाम निकल कर आते हैं, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान। इसके बीच में भी कई सारे मुख्यमंत्री रहे, कैलाश जोशी जी रहे, सुंदरलाल पटवा जी रहे, हमारे यहाँ से भी शुक्ल बंधु रहे, उमा भारती रही, बाबूलाल गौर रहे, लेकिन इनके कभी भी इनके निर्णय की, इनकी चर्चा नहीं की है। कोई एक सफलतम मुख्यमंत्री में नहीं आते सर। जो मैं मानता हूँ मोहन यादव पर वो एक प्रेशर रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहन यादव की मैं बात करूँ तो मोहन यादव जी जैसे शिवराज जी थे, हम मानते हैं शिवराज जी की मास अपील है। अभी तो शुरू किया, मतलब तो मुख्यमंत्री आज शपथ भी नहीं लिए। मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, जब शिवराज जी भी मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले शिवराज जी काफ़ी केंद्रीय राजनीति कर चुके थे।
आप देखें भाजपा युवा मोर्चा अखिल विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो मैं मानता हूँ मोहन यादव जी की वो मां सपील सज्जी नहीं है, और मैं मानता हूँ कि मोहन यादव जी को बना के ये कहीं ना कहीं उन्होंने, जैसे दिल्ली से जो नेता चलकर आए थे मध्य प्रदेश की राजनीति में, किसी उम्मीद में आए थे, सिंधिया जी भी लैंड करने वाले थे, तमाम चीज़ें, तोमर साहब हों, पटेल साहब हों, तो सर जी ये बड़ा मुश्किल रहेगा मोहन यादव जी के लिए, बहुत बड़ी चुनौती रहेगी ये कि कैसे इनको एकोमोडेट करके कैसे आप इनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठा लोगे, सबसे बड़ी बात। और ये एक बात तो बताता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली ने रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बनाया है। हम तो कांग्रेस के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर लेंगे। लगता है कि आप अगर पीछे चलेंगे, 2 सफल मुख्यमंत्रियों की बात आप डीपी मिश्रा पे भी जाइए, बहुत लोग हैं। 2 सफल मुख्यमंत्रियों की बात करूंगा। दिग्विजय सिंह जी जब 1993 में पहली बार बने तो यही कहा गया कि कमलनाथ जी ने ताजपोशी कराई है और रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री ये 98 जी 98 तक चला। प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे कांग्रेस के, प्रदेश अध्यक्ष के, लेकिन फिर भी ये बात थी। और फिर जब शिवराज जी बने 2005 में, सर शिवराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे भाजपा, फिर भी ये बात कही गई, नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा गया। नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं निवेदन वही कर रहा हूँ, मोहन यादव जी उसकी तुलना में उनका प्रोफाइल देखिए, हम लोग कैडर बेस्ड, देखिए हम लोग कैडर बेस्ड, हम तो कह रहे हैं होते तो हमारे 14 मंत्री, सर ये सब मानते हैं ना, हमारे 14 विधायक पूर्व विधायकों के मंत्री नहीं बनते, वो बात तो खत्म हो गई। अवनीश जी, हम लोग कैडर बेस्ड है आज, अच्छा तो हम लोग कैडर से निकालते हैं। मुख्यमंत्री मिला है तो मुस्कुरा दो ना सर, आज तो पहले बधाई, अभी तो शपथ नहीं ली, तो नाराज हो गए आप। चलिए मैं तो बधाई दी ना उनको, आपको नाराज नहीं हुई और पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे हम लोग आपके साथ। मनोज, आगे क्या और इनपुट्स हैं आपके पास कि क्या रद्दोबदल और संगठन में या आगे जाके कैबिनेट में? 14 दिसंबर एक टेंटेटिव तारीख मानी जा रही है कि 14 दिसंबर को हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए 14 दिसंबर लगभग तय है और अभी थोड़ी बहुत देर में हो सकता है ये तारीख सामने आ जाएगी और इसमें तमाम मिनिस्टर्स आने वाले हैं। और 14 तारीख का ये प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि पूरी सरकार शपथ ले ले, जो भी मिनिस्टर बनना, मतलब उसमें ज़्यादा दिन नहीं है, 2-3 दिन में, आज या कल में ये तय हो जाएगा कि कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं। कुछ लोगों को जरूर केंद्र में शिफ्ट करने की तैयारी है, वो किस वोट पर होंगे, क्या वो संगठन में जाएंगे या सरकार में बनेंगे, लेकिन ये तैयारियां हैं शरद जी। पर बहुत बड़ा चुनौती भरा ताज है मोहन यादव के सिर पर, क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव भी है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जनता ने बहुत बड़ा वोट शुरू होने से पहले मैंने वही कहा कि एक शुभ बात कही जा रही, शुभ शगुन की जो बात कही जा रही है, उसी में 14 या 15 तारीख को शपथ होने जा रही है और पूरी सरकार दिखने वाली। इसमें कई सीनियर लीडर जिनके बारे में लोग सोच रहे हैं कि केंद्र में वापस जाएंगे, तो सब यही रहने वाले हैं, इनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलने वाली। चलिए, तो कुल मिलाकर बेहिचक ये कहा जा सकता है कि चुनौतियां किसके सामने नहीं होती, और चुनौतियां जब आती हैं तभी आप उनसे गुजर के अपने को ये बता पाते हैं कि आप कितने खरे और सच्चे हैं। ये काम दिग्विजय सिंह जी ने किया जब मुख्यमंत्री बने रहे, और ये शिवराज जी ने किया, क्योंकि शिवराज जी भी बेहद सरल, और उस समय भी लोगों की आंखें हैरत से, मुझे आज भी याद है क्योंकि उस इवेंट को मैंने भी कवर किया था एक पत्रकार, युवा पत्रकार के तौर पर, तो मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग उस समय बीजेपी में ये अनुमान लगा रहे थे कि शिवराज जी की जर्नी कब तक होगी, 1 टर्म, अधिक से अधिक 1 टर्म। 2008 के बाद बहुत कठिन होगा, लेकिन शिवराज जी ने उस अपॉर्चुनिटी को जिस तरह आगे बढ़ाया, तो जिस तरह कहा जाता है कि चरित्र की परीक्षा प्रलोभन आने पर होती है, उसी तरह योग्यता की परीक्षा अवसर मिलने पर होती है। मोहन जी के पास ये अवसर है, और जैसा अवनीश जी ने भी बड़े मन से कहा, हम सभी इस समय उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देंगे एक सफल कार्यकाल के लिए। एक बड़ा प्रदेश है, बड़े नेता हैं, सबको साथ लेकर चलना है और मोदी की गारंटी को भी पूरा करना है। शुभकामनाएं बेचक दी जानी चाहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन। नमस्कार।